नमस्कार दोस्तों, मैं जो है आपके समक्ष आपके अपने चैनल ब्लड ओशियन में आपका स्वागत करता हूं। और पिछले जो मेरे वीडियो थे और वो वीडियो में मैंने कुछ विभागों के बारे में बताया था जो हमारी पैथोलॉजी के महत्वपूर्ण विभाग हैं। तो उनकी मैं डिटेल आपको शेयर करना चाहता हूं। यदि आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि मेरी जो और भी वीडियो हैं वो आप तक पहुंचती रहें और आप जो है नई नई जानकारियों से अवगत होते रहें। तो मैं पूरी चीज़ें हिंदी में ही बोलूँगा, क्योंकि हमारा भारत देश में हिंदी प्रधान देश है, तो हिंदी में ज़्यादा समझ में आता है, तो इसलिए मैं हिंदी में। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला जो मैंने बताया था हेमाटोलॉजी। हेमाटोलॉजी में जो है जो ब्लड होता है और ब्लड से बनने वाले जो टिश्यू होते हैं उनके डिसीज़ का जो है डायग्नोस किया जाता है, तो उसे जो है हेमाटोलॉजी बोलते हैं। इसको हिंदी में रक्त विज्ञान बोलते हैं। इस विभाग में लेबोरेटरी के अंदर जो है ब्लड का फिजिकल, केमिकल और माइक्रोस्कोपिक जांच किया जाता है अपने जो हेमाटोलॉजी विभाग है उसके अंतर्गत। फिर इसके बाद दूसरा आता है इम्यूनो हेमाटोलॉजी। ये वैसे ब्लड बैंक कहलाता है, नॉर्मल सामान्य भाषा में इसको ब्लड बैंक बोलते हैं, इम्यूनो हेमाटोलॉजी को। ये पैथोलॉजी के अंतर्गत इस विभाग का कार्य रोगी जो पेशेंट रहते हैं उनमें ब्लड चढ़ाने के लिए उनके ब्लड का ग्रुप ज्ञात करके उसके ब्लड की कंपेबिलिटी परीक्षण करके उपयुक्त ब्लड को प्रोवाइड करवाया जाता है ब्लड बैंक के अंतर्गत। कि दो पेशेंट है, दोनों पेशेंट का ब्लड मैच कर रहा है कि नहीं, ये तरह तरह की वहाँ पे टेस्टिंग की जाती है दोनों के ब्लडों में। तो इस तरीके से ये वाला विभाग काम करता है। फिर उसके बाद है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में सूक्ष्म जीव जो रहते हैं, साइंटिफिक स्टडी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सूक्ष्म जीवों का साइंटिफिक अध्ययन करके इनका पता लगाया जाता है, जिसे कि माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। इस डिपार्टमेंट का कार्य जो स्पेसिमेन रहते हैं उसका सूक्ष्मदर्शी परीक्षण करना और उनका कल्चर करना तथा जो रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव रहते हैं उनकी पहचान करना ही इस डिपार्टमेंट का मेन उद्देश्य रहता है। इसमें बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, पैरासाइट्स हो गए, तथा जो वायरस हो गए, इनका भी परीक्षण किया जाता है। इनके जो है 3 जो है सब डिपार्टमेंट होते हैं। इनमें जो है पहला होता है बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी में बैक्टीरिया का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। इसमें जो स्पेसिमेन रहते हैं उनका सूक्ष्मदर्शी परीक्षण किया जाता है, माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन एवं कल्चर के माध्यम से जीवाणुओं की, बैक्टीरिया की पहचान की जाती है। दूसरा है माइकोलॉजी, कवक विज्ञान कहलाता है ये। इस विभाग में सूक्ष्मदर्शी परीक्षण द्वारा परीक्षण के लिए जो पदार्थ लाया जाता है उसमें किस फंगस का अटैक हुआ है उसकी जानकारी इसमें किया जाता है। तीसरा है परजीवी विज्ञान, इसको बोलते हैं पैरासाइटोलॉजी। इसमें इसमें परजीवी एवं परजीविता का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। इस विभाग में जैसे ब्लड में कौन से परजीवी मल मूत्र एवं बलगम में अपने मतलब नॉर्मल आँखों द्वारा और सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन द्वारा एक कोष की और कृमि परजीवियों का अध्ययन किया जाता है। ये हमारे जो सब डिपार्टमेंट है ये माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के हैं। इसके बाद आता है सीरम विज्ञान। सीरम
विज्ञान को सेरोलॉजी भी कहते हैं। किसी भी संक्रामक कारक का मनुष्य के शरीर पर आक्रमण होने के परिणाम स्वरूप जो भी बॉडी के द्वारा सीरम में उत्पन्न एंटीबॉडीज का अध्ययन किया जाता है उसे ही सीरोलॉजी कहते हैं। जब कोई एंटीजन जो है हमारे बाहरी एंटीजन हमारे बॉडी में प्रवेश करता है तो हमारे अंदर एक प्रकार की एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है उस बाहरी एंटीजन को मारने के लिए। तो इसी की जानकारी प्राप्त करने के लिए हम सीरोलॉजी में जांच करते हैं। तो सीरम में यदि कोई अतिरिक्त एंटीबॉडीज का अध्ययन यदि करना हो जो बिना किसी एंटीजन की वजह से भी शरीर अपने आप में ही एंटीबॉडी उत्पन्न कर लेता है तो उसे इम्यूनोलॉजी कहते हैं। इसमें रोग क्षमता के सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। एंटीबॉडी के प्रकार का पता लगाकर उसे उत्पन्न करने वाले संक्रामक जीवाणु आदि जो बैक्टीरिया रहते हैं इनका पता लगाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना सीरोलॉजी। फिर है क्लिनिकल पैथोलॉजी। क्लिनिकल पैथोलॉजी को चिकित्सकीय विकृत विज्ञान कहते हैं। प्रयोगशाला में परीक्षणों के दौरान किसी रोग के निदान में मदद के लिए प्रयोग में आने वाले विकृत विज्ञान जिसमें कि हम जांच के लिए शरीर के तरल पदार्थों मल का एवं मूत्र का परीक्षण करके रोग की पहचान करते हैं। हम जो है सूक्ष्मदर्शी परीक्षण के लिए जो है मूत्र यूरिन का जो माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन करते हैं वो जो है किडनी के निदान के लिए किया जाता है मोस्टली। और बाकी और भी चीज़ें जो वो मेटाबॉलिक डिफिशियंसीज होती हैं उसका भी उसमें पता चल जाता है। जैसे लीवर में बाइल साल्ट बाइल पिगमेंट ये सब की भी जानकारियाँ उसमें होती हैं। और सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड का भी माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन किया जाता है जो मेनिंजाइटिस के लिए होता है। इसको मस्तिष्कावरण शोथ कहते हैं। और वीर्य का एग्जामिनेशन भी माइक्रोस्कोपी में किया जाता है। और स्टूल का भी जिसको मल कहते हैं लेटरिन उसका भी जो वर्म इन्फेक्शन रहते हैं जो अंदर अपने आंतों का जो रक्त स्त्राव होता है हेमरेज होता है ब्लड हेमरेज उसका भी निदान किया जाता है इस माइक्रोस्कोपी द्वारा। फिर इसके क्लिनिकल पैथोलॉजी के बाद अपना आता है क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री। क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में बायोकेमिस्ट्री से संबंधित जैसे प्लाज्मा यूरिन अपना वीर हो गया सीमेन अपना CSF फ्लूइड हो गया। ऐसे बहुत से फ्लूइड और रहते हैं जिनका कि हमारे शरीर के अंदर जो ऑर्गन रहते हैं उनका कहीं ना कहीं संबंध रहता है। तो हम सीरम के द्वारा या फिर इन्हीं सब अपने बॉडी के तरल चीज़ों द्वारा उसका हम एग्जामिनेशन क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। इसके बाद आता है हिस्टोपैथोलॉजी और साइटोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी साइटोलॉजी सेम ही चीज़ है बस इसके डिपार्टमेंट अलग अलग हैं। हिस्टोपैथोलॉजी में हम जो है किसी भी ऊतक को काट कर उसका एग्जामिनेशन करते हैं। और साइटोलॉजी में हम जो है सिर्फ स्टेन करके उसका एग्जामिनेशन करते हैं तरल फ्लूइड जो बॉडी के अंदर जो फ्लूइड रहते हैं उनका। तो इसमें आप समझ गए ये चीज़। अब आगे अपन बढ़ते हैं वेन सेक्शन डिपार्टमेंट। वेन सेक्शन डिपार्टमेंट को अपन फ्लैबोटॉमी डिपार्टमेंट भी कह सकते हैं। इसमें सिर्फ अपन कोई भी सैंपल हो उसको कलेक्ट किया जाता है चाहे वो ब्लड का सैंपल हो यूरिन का सैंपल हो लेटरिन का सैंपल हो स्टूल का। इन सभी प्रकार के जितने भी प्रकार की जांच से संबंधित सैंपल लिए जाते हैं वो फ्लैबोटॉमी में ही लिए जाते हैं। अब एक महत्वपूर्ण चीज़ दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत से लोग तो ये मतलब प्रश्न रहता होगा मन में कि हम पैथोलॉजी खोलें तो पैथोलॉजी खोलने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें क्या-क्या रहनी चाहिए और पैथोलॉजी में क्या-क्या दुर्घटनाएँ हो सकती हैं उसके बारे में भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ एक आदर्श प्रयोगशाला संचालित करने के लिए आपको कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको इंस्ट्रूमेंट वगैरह चाहिए होता है जिसमें कि आपका
एक बहुदराजी मतलब बहुत सारे जिसमें ड्राज हों वो वाली मेज चाहिए, और एक जल से भरा टैंक चाहिए, फिजिकल और केमिकल बैलेंसेस चाहिए, रेफ्रिजरेटर चाहिए, इंक्यूबेटर चाहिए, थर्मोमीटर, इंजेक्शन एवं खाली जो बोतलें रहती हैं वो, रिएजेंट रिएजेंट रखने के लिए, स्टैन करने के लिए स्टैनिंग रैक, सूक्ष्मदर्शी चाहिए, माइक्रोस्कोप स्लाइड और कवर स्लिप, सीरम परीक्षण के लिए कैविटी स्लाइडें चाहिए, सेंट्रीफ्यूज मशीन चाहिए, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब चाहिए, और हिमैटोसाइटोमीटर चाहिए। और इसके अलावा जो है आजकल जो है अपन नई जो मशीनें आ रही हैं हेमेटोलॉजी में, वो मशीनें भी चाहिए, जिससे कि वो मशीनों के द्वारा हम जो है बहुत जल्दी जो है जाँच, पुराने समय में बहुत जल्दी जाँचें नहीं हो पाती थी, उसमें टाइम लगता था। आजकल जो मशीनें आ रही हैं उसमें बहुत जल्दी जाँचें हो जाती हैं। तो इसलिए बायोकेमिस्ट्री मशीन मेन, बेसिक बायोकेमिस्ट्री मशीन, सेमी ऑटोमेटिक और अपना ऑटोमेटिक हेमेटोलॉजी मशीन। हमारे जो पैथोलॉजी रहती है, पैथोलॉजी में बहुत सारे बैक्टीरियाज इन्फेक्शन होने के खतरे रहते हैं, और वो खतरे फैलने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसमें बहुत सारी केमिकल दुर्घटनाएं होती हैं, और चोट लगना, या फिर ब्लड, किसी का ब्लड इन्फेक्टेड है, किसी को फैलने वाली कोई बीमारियां हैं, वो ब्लड से ब्लड का कनेक्ट हो गया तो उससे भी बड़े सिरिंज चुभ जाना, ये सब मेजर प्रॉब्लम रहती हैं लैब में। तो इससे अपन कैसे पड़ा जाए। तो जो लैब में दुर्घटनाएं होती हैं उनका मूल कारण होता है, कार्य जो वहाँ लैब टेक्नीशियन कार्य करते हैं वो लैब का जो हेड होता है, लैब का जो संचालक होता है, उसके द्वारा उपयुक्त निर्देशन न मिलना, प्रयोगशाला में अनुभवहीन व्यक्तियों का कार्य करना, जिनके पास अनुभव नहीं होता वो कार्य करते हैं, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेबोरेटरी में कार्य करने वालों की कमी होना, और वहाँ अनुशासनहीनता होना, सही निर्माण न होना, प्रमुख निर्देशों और नियमों का पालन न करना। पैथोलॉजी में हर एक चीज़ के लिए एक एसओपी रहता है, उस एसओपी को पढ़कर ही आगे काम किया जाता है। किसी उपकरण का अनुचित प्रयोग करना, प्रयोगशाला में सही देखरेख न करना, कार्यकर्ता की शारीरिक दशा, मानसिक स्थिति, ये सब चीज़ों में भी लापरवाही हो सकती है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर मेन ध्यान देना चाहिए। अब आपको मैं आगे ले चलता हूँ। आगे जो है शारीरिक आघात, प्रयोगशाला में जो फर्श रहता है, गीले फर्श के कारण फिसल जाने से अक्सर चोट लग जाती है लोगों को। तो उसमें इससे बचने के लिए फर्श को हमेशा सूखा रखें, और प्रयोगशाला में जब भी जाएं तो रबड़ के जूते, चप्पल, सैंडल आदि पहनना चाहिए। टूटे कांच के टुकड़े रहते हैं तो वो यदि पैर में चुभ गए तो इन्फेक्टेड तो लैब रहती ही है, उसके बाद यदि वहीं कांच चुभ गया तो वो और इन्फेक्शन होने के चांसेस थोड़ा बढ़ जाते हैं, तो इसमें भी ध्यान देना चाहिए। यदि प्रयोगशाला में कभी यदि कांच लग जाए तो आप जो है 2-3 मिनट जख्म को साफ करने के बाद उसमें टिंचर आयोडीन या बीटाडीन लगाकर उसे गाज या रुई रख कर उसे पट्टी बांध सकते हैं। और यदि ज़्यादा बड़ा गहरा घाव हो गया है तो किसी डॉक्टर या सर्जन को दिखाकर आप जो है उनसे परामर्श ले सकते हैं। कभी कभी लैबों में आग भी लग जाती है, तो प्रयोगशाला में आग लगने का जो कारण होता है वो रहता है कि जैसे हम जब सिकिल सेल का जांच करते हैं तो उसमें हम बर्नर का उपयोग करते हैं, तो बर्नर को जलते हुए छोड़कर इधर उधर चले जाते हैं। गैस सिलेंडर माइक्रोबायोलॉजी में यूज होता है, उसके फटने से जोर धमाका हो सकता है। बिजली कनेक्शन में गड़बड़ी होने से शॉर्ट सर्किट वगैरह के कारण जो है आग लगने के चांसेस लैब में रहते हैं। तो अ, इसके लिए बचाव के लिए प्रयोगशाला में जो रहता है एक अपना फायर सेफ्टी का प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है ना। और उसमें जो है कुछ बाल्टियाँ रेत भी रख सकते हैं लैब में, जैसे अचानक कहीं
आवश्यकता पड़ जाए तो रेत से जो है आग बुझाने में आसानी जाती है। और या तो फिर हम जो है CO2 का एक सिलेंडर भी ले सकते हैं छोटे वाले, जिसमें CO2 गैस भरी रहती है, और वो जो है जब अपन फायर सेफ्टी का सर्टिफिकेट लेते हैं तो उस टाइम पे हमको लेना पड़ता है। तो और यदि आग लग जाती है लैब में, तो तुरंत जो है उसकी खिड़कियाँ और दरवाजे तुरंत खोल देना चाहिए, जिससे कि ऑक्सीजन अंदर प्रवेश हो सके, है ना? और थोड़ी यदि आग लगी है तो उसमें रेत और पानी का प्रयोग करें, और यदि ज़्यादा आग लगी है तो अग्निशामक यंत्रों का प्रयोग करें, जिससे कि आग को तुरंत कंट्रोल किया जा सके। कभी कभी इलेक्ट्रिक शॉक भी लग जाता है। जब कभी भी किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लगे, तो इलेक्ट्रिक शॉक तो आप जानते ही हैं कैसा होता है। इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए गीले हाथों से कभी ना छुएं, और ज़्यादातर जो है दूर रहें, वायरों को गीले हाथों से या नग्न हाथों से कभी ना छुएं। ठीक है? आग पर पानी कभी न फेंकें। यदि वायर में आग लग गई है तो उसमें पानी फेंकने से आपको भी झटका लग सकता है। अब सबसे तेज़ होता है जो अपने लैबों में होता है, वो होता है जो रिएजेंट रहते हैं वहाँ पे, वो बहुत ख़तरनाक रिएजेंट रहते हैं, जिसमें कि एल्कलीन रहता है, एसिटिक रहता है। शरीर के स्पर्श में यदि आ गया तो वो जला सकता है शरीर को। तो इसके लिए रसायनों को शरीर से स्पर्श करने पर वो हो जाता है। विषैली भाप को सांस के द्वारा, बहुत सारी ऐसी रिएजेंट रहते हैं जिनमें बहुत जहरीली गैसें भी निकलती हैं। ठीक है? तो इसके लिए यदि आप जो है कभी भी ऐसी जगहों में यदि लैब में काम कर रहे हैं जहाँ आपको रिएजेंट या कोई ऐसे जहरीले और क्षारीय एसिड के संपर्क में काम करना पड़े, तो आप जो है कार्य करते समय एप्रन और जो अपने ग्लव्स रहते हैं उसको ज़रूर पहने। अम्लों और अम्लों और क्षारों की शीशियाँ जो रहती हैं उनको जो है नीचे की ओर रखें, जिससे कि कभी भी वो गिरे ना आपके ऊपर। ठीक है? और छोटे-छोटे पिपेट्स का उपयोग करें, बहुत सावधानी के साथ पिपेट द्वारा उसका प्रयोग प्रयोग करें। ठीक है? इसके प्राथमिक चिकित्सा जो रहती है, तो यदि त्वचा पर, यदि स्किन पर या त्वचा पर सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा नाइट्रिक एसिड गिर जाने पर जो है आप जो है अपने स्किन को बार-बार पानी से साफ कर सकते हैं, और जो त्वचा का जो प्रभावित भाग है उसमें सोडियम कार्बोनेट के 5% जो सॉल्यूशन रहता है उसको आप लगा के उसमें लगा सकते हैं। यदि आँख में गिर जाता है कोई ऐसा वो रिएजेंट, तो उसको तुरंत आप आँख को वो धोएँ, और सोडियम बाइकार्बोनेट के 2% सॉल्यूशन की 3-4 बूँदें आँखों में डाल लें। इससे इसके साथ तुरंत जो है अपने डॉक्टर के पास जाकर उससे सलाह ले सकते हैं, जिससे कि आँख सुरक्षित रह पाए। यदि कोई अम्ल पी लेता है, कभी-कभी धोखे से पीपेट से खींचते वक़्त अम्ल जो है अंदर मुंह के अंदर चला जाता है, तो ये इससे क्या होता है, इसोफेगस जो अपनी आहार नली रहती है और जो स्टमक रहता है वो जल जाते हैं। तो इसकी प्राथमिक चिकित्सा के लिए आप तत्काल जो है डॉक्टर के पास जाएं, है ना? तो या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट का 5% सॉल्यूशन लेकर थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर दो अंडों की सफ़ेदी मिलाकर उसको पिला सकते हैं, तो थोड़ा सा उसमें आराम मिल जाएगा, लेकिन डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। यदि दोनों नहीं हैं तो ये जीवा होंठ, यदि यदि जीभ और होंठ में भी जलन हो रहा है तो वो सोडियम बाइकार्बोनेट ही काम करेगा उसमें। यदि एल्कली से जल जाते हैं तो कभी कभी जो है प्रयोगशाला में सोडियम हाइड्रॉक्साइड, पोटेशियम डाइऑक्साइड, अमोनियम हाइड्रॉक्साइड से भी जल जाते हैं लोग। ऐसा क्षार के त्वचा पर छिटकने से आँख में, तो उसके लिए जो है त्वचा पर यदि कोई क्षार गिर जाता है तो उसके लिए आप जो है 5% एस्टिक एसिड की रुई लेकर उसको जो है साफ़ कर सकते हैं। और यदि आप
क्षार यदि मान लीजिए एल्कली कोई यदि पी लेता है, धोखे से यदि पी लिया है, तो उसका जो है आप नींबू का रस और पानी मिलाकर दे सकते हैं। एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन को भी गरारे करवा सकते हो और थोड़ा-सा पिलाया भी जा सकता है। और सादा पानी भी पी सकते हैं जिससे कि ज़्यादा पॉइज़निंग ना हो। अब बहुत सी चीज़ें रहती हैं जिसमें लैब में बहुत सावधानियाँ रखनी पड़ती हैं। मेरा तो यही कहना है कि लैब में जो एसओपी बनी रहती है उस एसओपी का ज़रूर ध्यान रखें। यदि कोई लैब संचालक है, वो लैब खोलना चाहते हैं, तो ये ज़रूर कभी भी किसी भी चीज़ में इसमें कटौती नहीं करना चाहिए। जैसे कि आजकल जो है अपने एम्प्लॉइयों को भी नहीं देते हैं कुछ भी, तो ये सब चीज़ें उनके लिए हानिकारक हो सकता है। तो इसलिए आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। और क्योंकि ज़िंदगी बहुत अनमोल है, यदि कुछ भी चीज़ दिक्कत होती है तो वो शरीर पर ही प्रभाव करेगी। और मेडिकल फील्ड में मेरा अनुभव ये रहा है कि यदि मेडिकल फील्ड में यदि कोई गलती करता है तो उसकी फिर कोई भरपाई नहीं कर सकता। यदि कोई गलती यदि हो गई और वो बहुत बड़ी बन गई, तो इसी के साथ आज का मैं वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। आगे जो है मैं आपको नया वीडियो नई जानकारी के साथ आऊँगा आपके समक्ष। और धन्यवाद, शुभ रात्रि। और समय-समय पर अपने हेल्थ का चेकअप ज़रूर कराते रहें, इससे आपको हमेशा आप अवेयर रहेंगे और आप अपने हेल्थ के बारे में अपडेट लेते रहेंगे। जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट होता है टाइम-टाइम पे, वैसे ही आपको भी अपडेट होना पड़ेगा टाइम-टाइम पे, क्योंकि आज का समय यही कहता है। जय श्री राम।